सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे सजा ए काला पानी की। आपने काला पानी की सजा तो सुनी होगी कि आखिरकार काला पानी की सजा क्या होती है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास क्या था, आइए जानते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेल्यूलर जेल पहुंचे, उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए। बैरी आगे कहते हैं, ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इनके पार 1000 मील तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम उसे काला पानी के नाम से जानते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल को काला पानी क्यों कहते थे? क्या है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी और क्यों इसके नाम से लोग थरथराने लगते थे? आज हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल उर्फ सजा ए काला पानी की। काला पानी की कहानी शुरू होती है 1857 से। क्रांति के दौरान और बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया करते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ, कईयों को कैदी बना लिया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और ऐसे में चुना गया अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। उस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को, आपको बता दें, बाहर कर दिया जाता था, इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काले पानी की सजा। 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 से 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। 1890 तक कैदियों की संख्या में काफी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में अधिक आजादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहां आना प्रेफर किया करते थे। 1890 में दो अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देना शुरू हुई। उन्होंने कहा, जेल के नाम पर आजादी, ऐसे कैसे? चार्ल्स लॉयल और एएस लैथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश किया, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई थी और साथ में यह सुझाव भी दिया कि यहां आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। अब भाई सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम जो है वो शुरू हो गया। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगवाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। मतलब देखा जाए तो कैदी जो थे वो खुद अपना मौत का जो गड्ढा था, मौत की जो इमारत थे, वो बना रहे थे। इस जेल का आकार भी आप में जो है वो काफी अनूठा है। आप कभी सेल्यूलर जेल देखिएगा और इस आकार के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। वो कहानी क्या है आपको बताते हैं। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक बड़े दार्शनिक हुए, नाम था जेरेमी बेंथम। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे, या फिर ये कहे तो
कौन सी चीज अच्छी है यह इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है। जिस तरीके से अधिक लोगों का भला होगा वो सबसे अच्छा। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकते हैं तो एक को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बेंथम साहब ने इसी दर्शन के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर उनकी नजर सबसे पहले जेलों पर गई। बेंथम साहब ने कहा, जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में जितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की जो होती है बर्बादी होती है। इसलिए जेलों का आकार बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पैनोप्टिकॉन नाम दिया। पैनोप्टिकॉन ये नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो ये आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा व्हाई नॉट। हर सम्मान में जिले पैनकॉन डिजाइन के हिसाब से बनाई गई। अब ये डिजाइन कैसा था इसको आप इमेजिनेशन करिए। आप एक साइकिल के पहिए की कल्पना कीजिए, एक डंडा और उसमें से निकली तिल्लियां। अंडमान की जेल में बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाए। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तिल्लियों के आकार में 7 बिल्डिंग जो थी वो बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। हर विंग 3 माले की थी, जिसका एक कमरा 14 बाय 8 या 8 बाय 9 फुट आकार का था। पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण कार्य था वो पूरा हुआ, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ पर भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसके लिए एक कैदी की सामान्य दिनचर्या हम आपको बताते हैं। काला पानी का एक दिन, अब सुनिए। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया एक शख्स लात घुसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सोया है कि तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 700 कैदियों के लिए निवृत्त होने का समय निर्धारित किया गया, कुल 1 घंटा, only 1 hours। नहाने को पानी नहीं है और पीने के लिए जैसा भी पानी मिल जाए, उससे कोई आदमी मुंह धोने से भी कतराए। इसके बाद आती है खाने की बारी। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते हैं, साथ में कीड़े वाली दाल। ना खाओ तो भूखे रहो और अगर खा लिया तो दस्त लग जाएंगे। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का समय आ गया। काम पर जाते हुए भी हाथों में जंजीरें हैं, गले से लेकर पैर तक बेड़िया। इसी हाल में सफाई का काम करना है या पेड़ों की कटाई या कोई और मजदूरी का काम। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए यातना का विशेष प्रबंध है। कोल्हू जूता हुआ है, लेकिन बैल नहीं। बैल का काम कैदी को करना पड़ता है। सवारकर अपनी किताब में लिखते हैं,
20 चक्कर में एक हष्ट पुष्ट आदमी चक्कर खाकर गिर जाए, उस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता है। इस पूरे दौरान दिन भर में सिर्फ एक ब्रेक, खाने के लिए, टॉयलेट के लिए भी एक्स्ट्रा समय नहीं ले सकते। बरीन घोष अपनी किताब दी टेल ऑफ माई एक्साइल में लिखते हैं, एक दिन बकुल्ला नाम के कैदी को देरी हो गई तो सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके कूल्हे की खाल उधड़कर लटकने लगी। यही हाल होता अगर किसी से बात करने की कोशिश भी अगर की जाए तो। यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारेगा। हालांकि दिन इतने में खत्म नहीं होता। कोल्हू के बेल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता है, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग अलग करने पड़ते हैं, तब तक जब तक हाथ से खून ना निकल जाए। हर काम के लिए टारगेट दिया जाता था। कोल्हू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो नारियल की जो भूसी है वो। शाम तक अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाएगा। पहली बार 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए। इस बीच गार्ड घुटनों के बीच एक डंडा फंसा देगा ताकि पैर फैले रहे। ये सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर ले। बर्तन भी इतना छोटा कि कोई लोग तो परेशान हो जाते थे। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ फर्श होती थी। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद आ जाती थी। इसके बाद शुरू होता है दूसरा दिन, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछला दिन शुरू हुआ था। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे दिन गुजारे। विनायक दामोदर सावरकर के अलावा अरविंदो घोष के भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर केस में बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिन नाथ सन्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया और अंडमान की सजा ऐसे काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहां भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध होता है उसको उड़ेलने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर जान चली गई। अंग्रेजों के इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चलता रहा और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज उठनी भी शुरू हो गई। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1938 में सेल्यूलर जेल के राजनीतिक कैदी मेनलैंड भारत भेज दिए गए। काला पानी की जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्यूलर जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गई। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल की बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे नया बनाया गया। नई इमारत गोलाकार शेप में बनाई गई, जबकि जो पहले इमारत थी वो चौकोर थी। आजादी के बाद जेल की 2 और इमारत गिराई गई, जिनके स्थान पर यहां स्थानीय लोगों के लिए
500 बिस्तर वाला अस्पताल जो था, हॉस्पिटल था, उसको बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल को गिराए जाने के विरोध में थे। इसलिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। आखिर में इस जेल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आपको बताते चलते हैं। माना जाता है कि काला पानी से कोई फरार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई है। दोनों कोशिश हालांकि तब हुई थी जब सेल्यूलर जेल बनी नहीं थी। 1868 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए। आपको बता दें, एक लेख द गार्जियन ने इन कैदियों की कहानी बताई। गार्जियन के अनुसार महताब और चोइटुन नाम के ये 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। तो उन्हें बताया कि वे मछुआरे हैं और इनकी नाव टूट गई है। इसके बाद दोनों जहाज में बैठकर लंदन पहुंच गए। यहाँ दोनों को रहने के लिए कमरा दिया गया। अब बदकिस्मती उनकी ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी। अब दोनों को पहचान कर दोबारा पकड़ लिया गया और वापस अंडमान भेज दिया गया। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ आपको बता दे, जो जहाँ पे वो रहते थे उसे बीमारियों का घर भी कह सकते हैं, क्योंकि हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा भी बदबूदार और बीमारियों का खजाना। बीमारियां असीमित, खुजली और दांत जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती, जो वहां बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई भी उपाय नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा दिया जाता था। ना उसकी कब्र खोदी जाती थी और ना नमाज़े जानना या जो भी नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी। जेल का नाम सेल्यूलर पढ़ने के पीछे यही वजह थी कि यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और सभी कैदियों को अलग अलग ही रखा जाता था, जिससे कि वो एक दूसरे से बात भी ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए मौत से भी भयानक होता था। कहा जाता है कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कई दूसरी वजह से मर गए, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। इसी कारण से इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। भारत की आजादी की जंग की वो जगह जहां कैदी की चाहत सिर्फ मौत होती थी। काला पानी जेल में दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी। ऐसी जिंदगी जब कैदी मांगते थे सिर्फ मौत की दुआ कि हमें मौत दे दो। आखिरकार सेल्यूलर जेल कब और क्यों बनी थी? इतिहास का काला अध्याय ये जेल है, क्योंकि इस जेल से भाग पाना मुश्किल था। सावरकर और उनकी सजाए काला पानी, क्योंकि काला पानी के काले इतिहास का जो गवाह है हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे वीर सावरकर, और न जाने ऐसे ही कितने स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सजाए काला पानी की मौत भुगती थी। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने बात की काला पानी की सजा, काला पानी के सजा का जो इतिहास था, वहाँ के कैदी की जिंदगी कैसे रहती थी, और साथ ही साथ उस सेल्यूलर जेल का जो इतिहास था वो क्या था। आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में आपके साथ साझा किया। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।